स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ब्रोंस्टन थ्योरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जो अमोनिया है हमारा वो क्या है, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेसिक है नेचर में, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। इसके लिए जो pKb वैल्यू है वो क्या होगी 4.74। pKb वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही वीक बेस होता है। तो ये क्वाइट हाई pKb वैल्यू है। तो जो हमारा अमोनिया है वो क्या है, वीक बेस है। अब अगर इस अमोनिया पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अमोनिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कैसे अफेक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा है अमोनिया, इस अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अगर एक हाइड्रोजन को हम फॉर एग्जांपल NH2, एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NH2 से रिप्लेस कर दें या OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हीं लोन पेयर के थ्रू वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसको अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये इन लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल रहेंगे। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो इनमें जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या रहेगा, अमोनिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक, फिर NH2 ग्रुप जिसमें NH2 ग्रुप है, उसके बाद NH2OH, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर उन्होंने अपनी तरफ खींच लिए हैं। इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई है और वो प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज़। जो pKb वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, वीक बेस है। सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे। जो हमारा CH3 मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारा अमोनिया, अब इस अमोनिया में NH3 में हमने एक प्रोटॉन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया कि यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3NH2, यानी कि थर्ड वाले हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। इन द सेम वे ये हो गया प्राइमरी अमीन, फिर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया है, 2 मिथाइल ग्रुप। कैसे, Me2NH, यानी कि 2, यहाँ पे पहले अमोनिया में कितने थे, 3 हाइड्रोजन, उनमें से हमने 2 रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। इन द सेम वे हमने टर्शरी अमीन बना दिया है। तो जो इनका pKb वैल्यू है, अमोनिया का है 4.7, प्राइमरी अमीन का है 3.3, सेकेंडरी अमीन का 3.2 और टर्शरी अमीन का है 4.28। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये प्रोटॉन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से दे सकते हैं। लेविस बेस भी कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लेविस बेस हो गया। इस तरह भी इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होगा। तो इस हिसाब से टर्शरी अमीन जो है इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जब R मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर ये आता है सेकेंडरी की pKb वैल्यू सबसे कम है, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी और फिर अमोनिया। और जब आपका इथाइल ग्रुप होता है तो क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और टर्शरी की ऑलमोस्ट इक्वल, फिर अमोनिया। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब टर्शरी अमीन होता है उसके अंदर एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इससे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस है प्रोटॉन को, जो आपका एसिड है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, जो अमोनिया है जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि इसमें
हाइड्रेशन एनर्जी रहती है। तो अमोनिया की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर प्राइमरी अमीन में हमने एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है तो कम हो जाती है। इस तरह से टर्शरी में और कम। तो टर्शरी अमीन जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों होती है? वो एक्सेप्शनली कम होती है एक्सपेक्टेशंस की अपोजिट की। स्टेरिक हिंड्रेंस है और लो एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है टर्शरी अमीन की। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। जो ऑक्साइड है H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे वो क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को कम करेंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एक ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो इससे क्या बन गई? H पॉजिटिव आयन और मेटल का ऑक्साइड MO2 नेगेटिव। तो ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड रहेगा अगर इसने H पॉजिटिव आयन बना दिए तो। सेकेंड क्या है? आपका मान लो ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, तो वो क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मेटल आयन और वाटर। यानी कि ये बेसिक है नेचर में, इसलिए इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है। तो कुछ कुछ ऑक्साइड होते हैं एलिमेंट्स के, वो बेसिक होते हैं। कुछ एलिमेंट के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और कुछ के एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, इस तरह से। तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एल्यूमिनियम Al2O3 या बेरियम ऑक्साइड BeO, ये दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक हैं। और भी हैं जो मेटलॉइड के होते हैं, वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं। तो हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेंगे Al2O3। अब ये क्या है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड क्या डोनेट करता है? प्रोटॉन्स। तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम 3 और वाटर। तो ये इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे ये क्या है? बेस के फॉर्म में है। सेकेंड सिचुएशन में जो एल्यूमिना है वो बेस OH नेगेटिव आयन से, हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट कर रहा है और बेस क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। और क्या बनाएगा? एल्यूमिनेट आयन और वाटर। तो जो एल्यूमिना है Al2O3 वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए ये क्या है? एम्फोटेरिक है नेचर में। अब जो मेटल्स होती हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में, उनका नेचर होता है बेसिक। नॉन मेटल जो कि हमारा P ब्लॉक की ऑलमोस्ट मेटल है इधर वाली, वो क्या होती हैं? उन नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर में। और जो सेमी मेटल हैं, जो मेटलॉइड्स हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर में। तो याद रखने की बात है, मेटल के ऑक्साइड आपके बेसिक होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे और सेमी मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? आपके एम्फोटेरिक होंगे। अब अलोंग ए ग्रुप, आप जब ग्रुप में जाते हो तो जो मेटल के जो ऑक्साइड है या कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्साइड है, अलोंग द ग्रुप क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अलोंग जाते हैं, मान लो चार्ज वही रहता है, ऑलमोस्ट कोई भी ग्रुप पर्टिकुलर चार्ज वही शो करता है, लेकिन साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो चार्ज सेम रहेगा, साइज़ बढ़ता रहेगा, तो चार्ज टू साइज़ रेशियो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जब चार्ज टू साइज़ रेशियो कम होता जाता है तो जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होती जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? बोरोन का ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक नेचर में। एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर में। लेकिन इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर में है, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशियो, ये क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन लेविस एसिड एंड बेसिस, यानी कि सब्सटेंट डालने से क्या इफेक्ट आता है? हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेंज करे एसिड बेस की स्ट्रेंथ को, या स्टेरिक इफेक्ट के थ्रू चेंज करे, या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू चेंज करे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने एसिड के ऊपर तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये एसिड है, इस पर आपने सब्सटेंट लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होता है? लेविस एसिड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लेविस एसिड। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो यहाँ पे इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको खींच लेता है, तो इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और बेस के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, मान लो बेस क्या है? उसके पास लोन पेयर है और आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इसको डोनेट करना है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अवेलेबल नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, और बेस की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करता है।
जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। मान लो कोई बेस है, उसको लोन पे डोनेट करना है, आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, ये अपनी इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा, तो बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, क्योंकि एसिड है उसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कुछ हद तक ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, बेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और विड्राविंग इससे ऑपोजिट इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे बोरोन BH3 है, ये क्या है, बोरोन हाइड्राइड है। इसमें जो बोरोन है वो 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो बोरोन में खुद में भी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 3 उसके हाइड्रोजन से आ गए, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबल कौन सा होता है, कंपाउंड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो। तो ये इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये क्या है, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अब BH3 क्या है, एक एसिड है। अब हमने H को एक बार तो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है Me, और एक बार फ्लोराइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो जो फ्लोराइड ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। बोरोन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से इसने भी ले लिए इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड ने, तो ये क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बोरोन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है BF3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर BH3 प्रोटॉन है उसकी ना लेने की ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना देने की है, तो ये बीच में। और जो मिथाइल है उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी है, तो ये अगर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और बोरोन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कुछ कमी तो मिथाइल ने पूरी कर दी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो BF3 में फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। फिर BH3 की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद मिथाइल वाले की होगी BMe3 की होगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से सेटिस्फाई कर देता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे बेस में। बेस हमारा क्या है, अमोनिया। अमोनिया में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, ठीक है। तो अगर मैंने फ्लोरीन से अटैच कर दिया, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ले लेगा इससे। और बेस क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। इसके पास एक लोन पेयर है, उसको भी कुछ हद तक फ्लोराइड आयन ने अपनी तरफ खींच लिया है, फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम किया है। ऊपर से जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसने बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। तो ये क्या होगा, जो Me3 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर NF3 होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने बेस की पावर को बढ़ा दिया है, और जो डोनेट इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है उसने बेस की पावर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए अगेन वो हमने डिस्कस किया था BH3 और BF3। अगर मैं यहाँ पे हैलाइड को ही डिस्कस करूँ, यानी कि मैं BX3 की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, तो बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर क्लोराइड होना चाहिए, फिर ब्रोमाइड होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर इसका रिवर्स है, जो BBr3 है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर क्लोराइड वाले की है, और फिर फ्लोराइड वाले की। इसका रीज़न क्या है, रीज़न है इसका बैक डोनेशन। बैक डोनेशन क्या है, जो बोरोन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, 2s1, एक s का इलेक्ट्रॉन p में प्रमोट हो जाएगा, 2s1 2px1 2py1। तो ये s और 2 p के मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन की वो है sp2, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। और एक
ऑर्बिटल क्या है, खाली है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऊपर से जो ये फ्लोरीन है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इसने बॉन्ड पेयर बनाने में यूज़ कर दिया है, 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो 7 में से एक तो इसने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया है बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने में, 6 बच गई। ये क्या है, पी ऑर्बिटल्स में है। तो फ्लोरीन के पास क्या है, फिल्ड पी ऑर्बिटल है, और बोरोन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे क्या बनता है, पी पाई बॉन्ड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन। यानी कि फ्लोरीन ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बोरोन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली है, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पी पाई बॉन्ड बनने की वजह से वापस भी दे दी है, तो इसको क्या कहेंगे, बैक डोनेशन। तो जितना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था एक्सपेक्टेड वे में, उतना नहीं बढ़ा। तो इसी तरह से मान लो इस फ्लोरीन की टेंडेंसी है, तो इसकी भी टेंडेंसी है डोनेट करने की, इसकी भी टेंडेंसी है डोनेट करने की। तो मान लो फ्लोरीन और बोरोन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इसी तरह से इस फ्लोरीन और बोरोन के बीच में बॉन्ड बन सकता है, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा BF3 का वो ऐसा होगा कि ये जो हर बोरोन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में रहेगा। अब जो बैक डोनेशन का ऑर्डर है वो क्या है, BF3 में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बोरोन में भी क्या है 2p ऑर्बिटल हैं, और फ्लोरीन में भी क्या है 2p ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। बोरोन में 2p ऑर्बिटल हैं, क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल हैं, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है तो ओवरलैपिंग कम अच्छे से होती है। और फिर ब्रोमीन में और भी ज़्यादा 2p और 4p ऑर्बिटल्स हैं, तो बिल्कुल कम ओवरलैपिंग होगी। तो जो बैक डोनेशन है सबसे ज़्यादा BF3 में होगा, फिर BCl3 में होगा, फिर BBr3 में। तो इस वजह से बैक डोनेशन की वजह से BF3 की सबसे कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ हैलाइड के कंपैरिजन में। BH3 की तो इससे कम ही होगी, लेकिन अगर हम हैलाइड को डिस्कस करेंगे तो BF3 की कम होगी, फिर उसके बाद BCl3 की होगी, फिर BBr3 की होगी, क्योंकि बैक डोनेशन हो जाएगा फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा, फिर क्लोराइड वाले में और कम, और ब्रोमाइड वाले में बिल्कुल कम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ही अफेक्ट करेगा ब्रोमाइड वाले में। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या है, BH3 क्या होता है आपका, एसिड, लेविस एसिड, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अमोनिया क्या है आपका, लेविस बेस, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एडेक्ट बनता है, यानी कि अमोनिया ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, BH3 को दे दिया, ये क्या है, एडेक्ट बन गया है। अब जब एडेक्ट बनता है तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आते हैं, कि हमें पता है BH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जब अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो sp2 से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, पायरीडीन क्या है, इसमें बेंजीन रिंग और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर होता है, तो इसलिए क्या है बेसिक कैरेक्टर में। फिर 2 पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 2 मिथाइल पायरीडीन, ये क्या है 4 मिथाइल पायरीडीन। इसको कई बार कॉमन नेम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 पिकोलिन 4 पिकोलिन। कई बार आपको आईपैक नेम ना देके कॉमन नेम बोल देंगे कि 2 पिकोलिन 4 पिकोलिन और पायरीडीन में बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। तो ऑर्डर क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का, ऐसा लगता है कि जो मिथाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो फिर जितना ज़्यादा पास होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो 2 वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और फिर 4 वाले की होनी चाहिए, क्योंकि 4 क्या है, कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा दूर है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या था, पायरीडीन और 4 मिथाइल पायरीडीन की ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 2 मिथाइल पायरीडीन की बहुत कम होती है कंपैरेटिवली इन दोनों के। उसका रीज़न क्या है, एफ फ्रंट और एफ स्ट्रेन। फ्रंट और एफ स्ट्रेन क्या मतलब, देखिए ये पायरीडीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये सेम बेस के साथ डिस्कस किया हुआ है इन्होंने, BMe3 के साथ डिस्कस किया है, सॉरी ये एसिड है, सेम एसिड के साथ डिस्कस किया है BMe3 के साथ, और ये बेस की हैं पायरीडीन 2 मिथाइल पायरीडीन 4 मिथाइल पायरीडीन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, बोरोन की यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जब एडेक्ट बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। sp3 होने के लिए क्या होगा, ये जो 3 बॉन्ड है इनको पीछे की तरफ मुड़ना होगा, जैसे कि ये इसमें पीछे की तरफ हो रखे हैं। तो पायरीडीन में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर दिए, इसमें हो गया डोनेशन।
2 मिथाइल पायरिडीन में यहाँ पे इसका मिथाइल ग्रुप और BME3 के जो मिथाइल ग्रुप हैं ये आपस में क्या करते हैं, इनकी पेरिफेरी एक दूसरे के एरिया में आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है तो ये वाला जो लोन पेयर है ये आसानी से बोरोन को डोनेट नहीं किया जाता। नाइट्रोजन से लोन पेयर बोरोन को आसानी से डोनेट नहीं होता क्योंकि एफ स्ट्रेन हो गया है, यानी कि सामने से फ्रंट से स्ट्रेन क्रिएट हो गया है सिस्टम में, फ्रंट स्ट्रेन। इसकी वजह से इसकी पायरिडीन के कंपैरिजन में कम है। और 4 वाले में क्या है, ये पीछे की तरफ डायरेक्टेड है मिथाइल ग्रुप, तो एफ स्ट्रेन नहीं रहेगा। तो जो पायरिडीन है और 2 मिथाइल पायरिडीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सेम रहेगी। उसका रीज़न 4 मिथाइल इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है वीक होता जाता है। जैसे ये क्या फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन पे है, तो ये कम होती जाएगी, बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। तो पायरिडीन और मिथाइल पायरिडीन की ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ रहेगी। और 2 मिथाइल पायरिडीन की एक्सपेक्टेड करते हैं तो ये सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप, इसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है जब एडेक्ट बनता है। इसको क्या बोलेंगे आप, एफ स्ट्रेंथ, तो इसकी कम रहेगी। इसके बाद होता है एक बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन क्या है, बैकवर्ड स्ट्रेन। मैंने आपको बताया कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बोरोन के हाइड्राइड जो एसिडिक बिहेव करते हैं। तो जब एडेक्ट बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाती है। sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, sp3 में होता है 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कम करने के लिए क्या होता है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको पीछे की तरफ धकेल देता है सिस्टम। तो अगर ये आर स्मॉल ग्रुप है तो ये क्राउडिंग बर्दाश्त कर लेता है, 120 से 109 की क्राउडिंग को ये टॉलरेट कर जाता है। लेकिन अगर ये आर क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो ये क्राउडिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता। फिर क्या होगा, हमारा जो एडेक्ट है वो स्टेबल नहीं होगा। एडेक्ट स्टेबल नहीं होगा, एडेक्ट बनना ही नहीं चाह रहा, तो एसिड बेस का रिएक्शन कैसे होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम डिस्कस करें BR3 को, आर क्या है, मिथाइल है, आर अगर Me है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सही रहेगी, ये अच्छा एडेक्ट बना लेगा। लेकिन आर अगर मेसिटाइलिन है, जैसे ये वाला ग्रुप, इसमें क्या है, बेंजीन रिंग और 3 Me लगे हुए हैं जिसके ऊपर, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप से अगर बोरोन अटैच है, BR3 इस तरह से बना हुआ है, तो ये इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप 120 से 109 डिग्री का क्राउडिंग टॉलरेट नहीं कर सकते। जो एडेक्ट है वो स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये ऑलमोस्ट ट्राई मेसिटाइलिन बोरोन ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, बेस की तरफ रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो बोरोन, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा रहेगा, बैक स्ट्रेन इतना ज़्यादा रहेगा, यानी कि उसको जो ग्रुप्स हैं उनको पीछे धकेलने में वो क्या है, इनकैपेबल रहेगा, कैपेबल नहीं होगा, अनेबल रहेगा। इसी तरह से सेम वे में जो अमोनिया है, हमें पता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर है तो पिरामिडल होती है। और इसी फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है बेस को, कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टेड हो बाहर की तरफ और ये जो ग्रुप्स हैं ये पीछे की तरफ डायरेक्टेड हो। लेकिन अगर ये आर बहुत बल्कि ग्रुप हो जाता है, ये आर क्या है, बहुत बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे आर मिथाइल है तो सही है, आर बहुत बल्कि ग्रुप हो गया, फॉर एग्जांपल आर क्या हो गया, SiH3 सिलेन हो गया ये, तो क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना पाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp2 और लोन पेयर जो है वो किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 + p हो जाती है sp3 से, तो इस तरह के जो बेसिस हैं वो अच्छे नहीं होते, वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, और जिनमें लोन पेयर बिल्कुल बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, वो अच्छे बेसिस होते हैं। तो जहाँ पे आर मिथाइल ग्रुप है तो ये अच्छा बेस रहेगा, जहाँ पे आर ये बड़ा सा SiH3 ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी और लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा, तो ये वीक बेस रहेगा। अब ये केस हो रहेगी जिसमें N ये NR3, R क्या है इसमें C2H5, तो ये एडेक्ट बन गया है किसके साथ, BME3 के साथ जब एडेक्ट बनता है। तो ये जो R ग्रुप है इसमें क्या है, इथाइल ग्रुप में CH2CH3 और इधर से क्या है, बोरोन का CH3 आ रहा है, तो इनमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है कंपैरेटिवली जब बल्कि ग्रुप रहेंगे। लेकिन ये जो क्विन न्यूक्लिडीन है इसमें क्या है, ऑलरेडी पहले से ही पीछे की तरफ डायरेक्टेड हैं तीनों ग्रुप,
यानी कि क्या होता है, हमारा sp2 से हाइब्रिडाइजेशन sp3 चेंज होना है, ग्रुप्स को पीछे की तरफ जाना है। तो ऑलरेडी से ये पहले से ही इसमें पहले से ही पीछे हैं क्वीन न्यूक्लिडीन में, तो वो एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी उसको, ऑलरेडी अच्छा एडक्ट बन जाएगा। और इस तरह के मॉलिक्यूल में डायरेक्ट करना पड़ेगा बैक डायरेक्शन में। तो अगर हम क्वीन न्यूक्लिडीन और NR3, आर क्या है, इथाइल, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्वीन न्यूक्लिडीन की ज़्यादा रहेगी। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक